जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ी खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले की फार्मा कंपनियों की दवाओं के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दवाओं के सैंपल लिए थे। अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आई है। उत्तराखंड की फार्मा कंपनियों के 17 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से 10 सैंपल हरिद्वार की फार्मा यूनिट के हैं, जबकि 5 देहरादून जिले से और 2 सैंपल उधम सिंह नगर की फार्मा यूनिट से लिए गए थे। जो सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट से जुड़ी, ब्लड शुगर, अल्सर, ब्लड प्रेशर जैसी दवाओं के सैंपल शामिल हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग राज्यों के कुल 67 सैंपल या तो मिलावटी पाए गए हैं या फिर सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। तो नकली दवाओं को लेकर ये बड़ी खबर है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, देश भर के 67 दवाओं के सैंपल या तो नकली पाए गए हैं या फेल हो गए हैं, जिसके चलते अब उत्तराखंड की अकेले बात करें तो 10 सैंपल हरिद्वार की यूनिट के भी फेल हुए हैं। पुलकित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। पुलकित, वाकई ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि बीपी, ब्लड शुगर जैसी दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं और एक बड़ा तबका ऐसा है जो इन बीमारियों से जूझ रहा है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए ये नुकसानदायक होगा। जी, जाहिर तौर पर ये जो दवाइयों के सैंपल लिए गए थे ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की ओर से, केंद्रीय औषधि मानक प्रकरण की ओर से जो है उसको यहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो है उसमें पाया गया है। कई इस तरह की रिपोर्ट जो आई है, हालिया जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा जो हरिद्वार की 10 सैंपल है वो फेल हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड के और भी जिलों के कुछ 17 सैंपल फेल हुए हैं, लेकिन उसमें हरिद्वार क्योंकि दवा मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा हब है, यहाँ पर बड़ी सैकड़ों की तादाद में हरिद्वार, रुड़की और दूसरी जगहों पर यहाँ पर जो है कई सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां चलती हैं। समय समय पर उन पर कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है। नकली दवा का कारोबार भी यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ये जो दवाइयां फेल हुई है ये आमतौर पर इस तरह की दवाइयां हैं जिनको लोग कंज्यूम करते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी जो दवाइयां हैं वो आमतौर पर लोग उनको कंज्यूम करते हैं, घरों घरों में वो जो है खाई जाती है, उनका सेवन किया जाता है, डॉक्टर भी उनको लिखते हैं, तो लोग इन दवाइयों का सेवन करते हैं। ऐसे में अगर ये दवाइयां सब स्टैंडर्ड या नकली अगर पाई जाती है तो ये जाहिर तौर पर लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ सीधा ये सवाल है। और इसमें यह भी सवाल है कि कार्रवाई तो सैंपलिंग की कार्रवाई समय समय पर जरूर की जाती है, लेकिन जब दवाइयां सब स्टैंडर्ड या नकली पाई जाती है तो उस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हरिद्वार के जो दवा मैन्युफैक्चरर्स हैं, दवा के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इससे पहले भी यहाँ पर जो दवाइयां हैं उसके सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं, उनके सैंपल फेल हुए हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आती और उनके लाइसेंस रद्द करने की किसी तरह की कुछ हल्की फुल्की कार्रवाई इस पर की जाती है। और उसके बाद कुछ समय बाद देखने के लिए आता है कि जो दवा मैन्युफैक्चरर्स हैं जो गलत ढंग से दवाइयां बना रहे हैं या नकली दवाइयां बना रहे हैं या सब स्टैंडर्ड दवाइयां बना रहे हैं, वो फिर से एक बार अपना उत्पादन शुरू कर देते हैं और ये जो लोगों की सेहत पर ये सीधा असर करती है। तो जरूरत है कि जो हरिद्वार में जो इतने बड़े पैमाने पर दवाइयों का कारोबार चल रहा है उसमें सब स्टैंडर्ड दवाइयों के साथ साथ नकली दवाओं का कारोबार भी चल रहा है, एक ठोस कार्रवाई उस पर जो है की जाए, ताकि किसी भी तरह की जो लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। जो भी दवाइयां यहाँ पर बनाई जा रही हैं वो पूरी तरह से मानकों के अनुसार बिल्कुल शुद्ध दवाइयां यहाँ पर बनाई जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका पुलकित। बढ़ते हैं आगे, देहरादून की बात करते हैं, जहां पर आज रोडवेज को मिलेगी 130 नई बसें। सीएम धामी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11 बजे आईएसबीटी से रवाना करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रोडवेज के बेड़े में BS6 की बसें शामिल होंगी। तो सुबह 11 बजे आईएसबीटी से इन बसों को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो रोडवेज की 130 नई बसें सीएम धामी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और रोडवेज के बेड़े में ये शामिल होंगी। सुबह 11 बजे आईएसबीटी से रवाना करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। बढ़ते हैं आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात उत्तराखंड के वकील मामलों की ठीक तरह से पैरवी करें। सीएम ने सलाह दी कि समय समय पर अधिकारी सरकारी वकीलों के साथ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि जो मामले हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने हैं
वहां पर उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। शनिवार को न्याय विभाग की समीक्षा मीटिंग के दौरान सीएम धामी ने ये बातें कही हैं। सीएम की मीटिंग में न्याय विभाग से जुड़े सरकार के सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। पिछले कुछ समय में चंद मामलों में राज्य की कमजोर पैरवी से सरकार को दिक्कत आई है। ताजा मामला उपनल कर्मचारी को सरकारी कर्मचारियों की तरह पक्की नौकरी देने का है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। अब नामांकन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और बहुत संभावना यह है कि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आज शाम तक अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दें। बीजेपी का पेंच इस बात पर फंसा है कि क्या पूर्व विधायक की लड़की को टिकट दे या फिर 2 चुनावों में लड़े निर्दलियों को जो अच्छा वोट लाए। तो वहीं कांग्रेस में लगभग 12 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम हाईकमान के पास भेजे गए हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता पूर्व विधायक मनोज रावत के नाम पर गोलबंदी करते हुए दिख रहे हैं। तो उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी और कांग्रेस। आज दोनों पार्टियां ऐलान कर सकती हैं। नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। तो लगातार तैयारियां चल रही हैं, पार्टी की तरफ से मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारों के नाम को लेकर। और इसी बीच माना जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दोनों पार्टियों की ओर से किया जा सकता है। आने वाले उपचुनावों को लेकर आज शाम तक दोनों पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर जनता के सामने रख सकती है। अनाउंसमेंट आज हो सकता है शाम तक। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खेमे में काफी हलचल देखी जा रही है। दोनों बैठकों के जरिए मंथन कर रहे हैं। केदारनाथ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की मीटिंग हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा के मुताबिक बहुत जल्द केदारनाथ सीट उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं केदारनाथ चुनाव के लिए कांग्रेस ने विधायक विक्रम सिंह और मनोज तिवारी 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं, जबकि ललित और जयंत रमोला को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। मंगलौर और बद्रीनाथ की रणनीति के हिसाब से ये चुनाव भी कांग्रेस जीतेगी। कोऑर्डिनेशन की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा और गणेश गोदियाल साथ दिखे, तो पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में चक्राता में रहे। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेशन दिखा भी और नहीं भी। उम्मीद कर रहा हूँ आज शाम या कल तक उम्मीदवार की घोषणा हाईकमान कर देगा। कई चीजें हैं बीजेपी के टिकट डिक्लेयर नहीं में, और भी कई रणनीति होती है राजनीति में, उनको लेकर अभी हम वेट करें। पैनल ऑलरेडी डली है और देखते हैं उसमें हाईकमान क्या निर्णय करता है। मैं भी उत्सुक हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। जिम्मेदारियां तय हो रही हैं और इस पोलिंग बूथ स्तर पर भी हमारी जो पहले एक हमने बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो हमने एक रूपरेखा तय की थी, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। तो लगातार कांग्रेस बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी यहां पर मीटिंग हुई है, जैसा कि हमने आपको बताया। यशपाल आर्य का कहना है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर यहां पर भी अब हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रही हैं उपचुनाव को लेकर। नामांकन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और बहुत संभावना ये है कि
दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आज शाम तक अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस कर देगी। बीजेपी का पेंच इस बात पर फंसा हुआ है कि क्या पूर्व विधायक की लड़की को टिकट दें या फिर दो चुनावों में लड़े निर्दलीय को जो अच्छा वोट लाए। तो वहीं कांग्रेस में लगभग 12 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम हाईकमान के पास भेजे गए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, लगातार दोनों ही पार्टियों में मंथन चल रहा है कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। दोनों पार्टियों में क्या स्थिति इस वक्त बन रही है, किन किन नामों को लेकर चर्चा है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो अभी स्थिति है, क्योंकि 20 तारीख को नामांकन होने है और ऐसे में 20 तारीख को मतदान होने और ऐसे में जो समय कम बचा है, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि वो भी 29 अक्टूबर को है, यानी 2 दिन अब बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर इस सीट पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो पूर्व विधायक है जिनके निधन के बाद यहाँ पे उपचुनाव है, शैला रांझा, तो उनकी लड़की है, और एक निर्दलीय अलग से जो मैदान में दो चुनाव में इससे पहले दोनों पार्टियों के लिए सिद्धर साबित हुए। ऐसे में वो भी बीजेपी के टिकट की दौड़ में है और एक जो शैला रानी रावत है उनको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं मंथन में है कि इनको भी टिकट दिया जाए। लेकिन अभी तक भी बीजेपी ने जो टिकट है उसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है और जल्द ही बताया जा रहा है कि आज शाम तक बीजेपी भी इन टिकटों की जो दावेदार है उनकी घोषणा कर सकती है। लेकिन उसी तरह वही कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं दावेदारी को लेकर एक लंबी फेरिस्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व विधायक है वहाँ पर मनोज राउत, उनके नाम पर अधिकांश सहमति वहाँ पे बनती देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि अब यदि आज शाम तक बीजेपी और कांग्रेस अपना टिकट अपने दावेदार खड़े करती है, उनकी घोषणा करती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है वो दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं सिद्धर साबित हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। बीएसपी बीजेपी के साथ कांग्रेस में रह चुके हरक सिंह रावत का राजनीतिक करियर क्या होगा, केदारनाथ चुनाव के साथ इसको लेकर भी सवाल है। तो 2027 से पहले हरक सिंह रावत खुद अपना रास्ता बनाने का दावा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो 2016 का पाप है उसका न्यूनतम प्रायश्चित तो होना चाहिए। किसी एक को जिताने के लिए तो काम करो कहीं। इस लोकसभा में अवसर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीनगर या हरिद्वार या कहीं किसी संसदीय सीट में वो काम करते दिखाई दिए। यदि वो ऐसा कर देंगे तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ये बात बीते सोमवार को हरक सिंह रावत को लेकर कही। वही हरक सिंह रावत जिनका हरीश रावत से 36 का आंकड़ा रहा। तो 2016 की बगावत के बाद अब तक दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हरीश रावत चाहते हैं कि पहले हरक सिंह किसी सीट पर पार्टी को जिताने का काम करें, तभी भविष्य के लिए आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन 2022 से लेकर केदारनाथ तक चुनाव में लड़ने में अड़ंगा लगने से हरक सिंह रावत परेशान है। हरक सिंह रावत के मुताबिक ईडी से जांच में कांग्रेस के कुछ नेता पीछे से बीजेपी के साथ हैं और बार बार रोकने वाला ये मामला अब वो नहीं चलने देंगे। काम करेंगे, कोई जरूरत थोड़ी कि एमएलए बनना सबको। लोग तो एक बार नहीं बन पाते एमएलए। और मैंने सैलजल से भी कहा भाई, अब मैंने कहा अब उम्र बोलो या इसको हमारा घमंडी कह दो थोड़ी देर के लिए कि भाई अब इतनी बार विधायक मंत्री रहने के बाद। कांग्रेस में एक दूसरे का काम खराब करने की राजनीति पुरानी है, तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी धड़े बटे हुए हैं। इसी धड़ेबाजी का नतीजा है कि केदारनाथ चुनाव में उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। तो हरक सिंह रावत को एक बार फिर मौका नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जारी है। मेरी जो जानकारी है सुपरस्ट, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, हरक सिंह रावत जी ने तो अप्लाई नहीं किया। हरक सिंह रावत जी ने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं जाहिर की। हरक सिंह रावत जी ने खुद ही कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो इसमें हरीश रावत जी कहें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा या हरक सिंह कहें मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो बात ही नहीं है। हरक सिंह जी ने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद कांग्रेस की चाहत केदारनाथ जीतने की है, लेकिन हालात यहाँ भी हरियाणा जैसे हैं। नेता एक दूसरे के साथ देने के बजाय रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ और कांग्रेस का भविष्य आसानी से समझा जा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
नैनीताल में कल भी छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय का घेराव किया है। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी कर सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि दीपावली की छुट्टी के बाद आंदोलन को उग्र किया जाएगा और किसी भी महाविद्यालय में परीक्षाओं को नहीं होने देंगे। हालांकि छात्रों के इस विरोध के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय के आगे मुसीबत खड़ी हो गई है कि 9 नवंबर से होने वाली परीक्षाएं आखिर कैसे कराई जाए। छात्र आंदोलन पर हैं और विश्वविद्यालय 9 नवंबर से परीक्षा शुरू कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के कैंपस कॉलेज बंद के आह्वान के बीच परीक्षाएं कैसे होंगी। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार शासन से इस मामले में बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं। के टाइम पे हम जो हमारा धरना है वो स्थगित करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें और लड़ाई भी करनी है। जो 4 तारीख के बाद जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कैंपस, जो चीज़ें हमारी खुलती है, हम दोबारा से पूर्ण हम अपने धरने में बैठेंगे। कैलेंडर के अनुसार विश्वविद्यालय की 9 तारीख से परीक्षा कराने की संपूर्ण तैयारियां हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसको कुलपति महोदय के समक्ष उसका निदान निकाल के डेट डिसाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर की बात करते हैं। सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर सुरेंद्र सिंह पंचपाल को कांडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमास्टर पर आरोप है कि उन्होंने खाता धारकों की नकली पासबुक और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। खाता धारकों की शिकायतों के आधार पर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस का ये कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और गबन के और रुपयों को भी जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। वहाँ का ग्रामीण डाक सेवक है सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस का, इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। इसमें जो है तुरंत हमने थाना कांडा में मुकदमा पंजीकृत किया था और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने शीघ्र ही कर ली है। पौड़ी के कई विभाग सीएम हेल्पलाइन में दर्जन शिकायतों का समय से समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएम ने एक्शन लिया है। डीएम पौड़ी ने एसडीएम कोटद्वार, डीपीआरओ पौड़ी, डीएफओ लैंसडॉन, चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग समेत 21 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएम पौड़ी ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की 119 शिकायतें 36 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी दर्ज है, जिस पर सुस्त अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की स्थिति ठीक थी, लेकिन 36 दिनों से अधिक वाली जो शिकायतें थी उनका नंबर 119 था। तो संबंधित अधिकारियों को जिनके स्तर से शिथिलता बरती गई उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने और वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने जैसे निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के कई जिलों में गुलदार की दहशत दिखाई दे रही है। कई जगहों पर भालू ने भी आतंक मचाया हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर 2 गुलदार आपस में भिड़ रहे हैं। उनके गुर्राने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। बिलौना वार्ड के एक घर के पास अचानक 2 गुलदारों की मौजूदगी देखकर आसपास के लोग डर गए, जिसके बाद किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में दोनों का वीडियो बना लिया। दोनों तेंदुए लड़ते लड़ते दूसरी तरफ भागते हुए देखे गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को तेंदुओं की जानकारी दी है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की गई है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के पीली पड़ाव गांव में एक गुलदार घुस गया और एक बंद पड़े मकान में घुसकर बैठ गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गुलदार चकमा देकर जंगल की तरफ भाग गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को ग्रामीणों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। उसमें से एक धान के खेत में, छोटे से धान के खेत में ओपन में आ गया। हमने कोशिश करी कि उसको जो है न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन ओपन में होने के कारण जो है मतलब कम होती है तो वो निकल गया। वहीं जोशीमठ में इन दिनों भालू ने लोगों को खौफ जदा किया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 5 भालू और उसके बच्चे घूमते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है।
वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तकरीबन हमें 5-6 भालू की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक मादा भालू, उसके 2 बच्चों की जो वीडियोस दिख रहे हैं उससे भी पुष्टि की जाती है कि यहाँ पर जो ये भालू का विचरण बहुत ज़्यादा है। उसके संबंध में हमारे यहाँ 4 टीमें गठित की गई हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। हमने विभाग स्तर पर 3 टीमें बनाई है। इसके अलावा हमने एक QI टीम बनाई है जो दिन रात गश्त कर रही है, और इसके अलावा हम लाउड स्पीकर से भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में भी भालू ने कोहराम मचाया है। यहाँ के सारी गांव में भालू पिछले दिनों 2 ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। भालू के हमले के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगली जानवर का आतंक बहुत हो गया है, और इसको जो है वन विभाग की टीम जो है इसको जा करके या तो इसे मार दें या जंगल से भगा दें। हमारी जो है जंगल का रास्ता है, सभी लोग अपने खेतों में जाते हैं। भालू के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीण वन विभाग से भालू को मारने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। नैनीताल में खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी की है। इस दौरान कई दुकानों से नकली दवाओं के साथ साथ मिठाई के सैंपल लिए गए, तो कई दुकानों के सामान की जांच भी की गई है। हरिद्वार में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों और मिठाइयों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए गए। मोबाइल टेस्टिंग वन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। कोटद्वार में धनतेरस और दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। बाजारों में गश्त कर रही है। संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर। रेलवाला में स्कूल की रसोई का ताला तोड़कर करीब 80 थाली चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। ऋषिकेश की श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों ने वाइस चांसलर की शव यात्रा निकाली। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से नाराज। नई टिहरी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने से आक्रोशित छात्रों ने प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका और नारेबाजी की। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर यूकेजी 24 नवंबर को कुमाऊं कमिश्नरी और 10 जनवरी को गढ़वाली कमिश्नरी का घेराव करें। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और जीत दर्ज करने का दावा किया। अल्मोड़ा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं, जिसमें 14, 17 और 20 साल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 29 अक्टूबर तक प्रतियोगिता चलेगी।